हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कंप्यूटर की जनरेशन लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। इससे पूर्व विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित माना जाता था, क्योंकि जब कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्य क्षेत्र में आवश्यकता होने लगी तो इसका प्रयोग वाणिज्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने लगा और इस कंप्यूटर का जो कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता और इसकी स्पीड और प्रोग्राम में वृद्धि हुई और इसकी आकार और कीमत में कमी आई। इसका उत्पादन तेज़ी से होने लगा था और ये आसानी से उपलब्ध होने लगे थे। इस प्रकार इस कंप्यूटर पीढ़ियों को हम निम्न 5 क्रम में बांट सकते हैं या फिर 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहली पीढ़ी आती है कंप्यूटर की 1942 से लेकर 1955 तक पहली पीढ़ी का संचालन किया गया था, जिसमें जो कंप्यूटर होता है वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटरों की जो पीढ़ी होती है उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था और ये आकार में बड़ी आकार के थे, जो इनके कार्य करने की गति भी धीमी होती थी और इसमें इनपुट और आउटपुट के 5 कार्डों का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो आंतरिक मेमोरी, जो यूज होने वाली जो मेमोरी होती है उसमें चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था और इसी वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का भी यूज किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एनिक एक कंप्यूटर, ये भी एक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, और एडवेक ये भी एक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था और इनकी जो कार्य करने की जो गति होती है वो कम होती थी, यानी धीमी होती थी। इसमें जो आउटपुट और इनपुट में के लिए जो 5 कार्डों का यूज किया जाता था, इसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का भी यूज किया जाता था। अब आता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आप इस चित्र के माध्यम से पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को देख सकते हैं, जिसमें एनिक एक कंप्यूटर और एडवेक कंप्यूटर का किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक इसका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किए जाने लगा था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें ट्रांजिस्टरों पे आधारित कंप्यूटर थे। किस पे? ट्रांजिस्टरों पे आधारित कंप्यूटर थे और इन ये जो कंप्यूटर होते हैं उनका जो आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर को आविष्कार करने वाला 1947 में बेल लैबोरेटरीज के द्वारा किया गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर में एक सॉलिड स्टेट यानी डिवाइस होता था। क्या होता था? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता था जो अर्धचालक धातु से बना होता था और वही ट्रांजिस्टर का कार्य जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर का यूज किया जाता था उनके आकार को छोटा किया और उनकी तुलना में छोटा बनाया गया और ये विश्वसनीय और अपेक्षाकृत अधिक, जिनकी स्पीड बहुत तेज़ सी, जो तार यानी जो कार्य करने का इनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ सी और इनकी जो क्षमता भी अधिक थी और ये विद्युत भी बहुत कम खर्च करते थे। तो इनमें द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाने लगा था और ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस की बनी होती थी, जिसका मतलब अर्धचालक से बनी हुई थी, अर्धचालक धातु से बनी हुई होती थी। इसमें जो मेमोरी होती है उसका में भी कार्य को सुधार किया गया और 1960 के जो दशक में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग पूर्णतः यानी ट्रांजिस्टर पर आधारित हो गए थे और इसमें प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई थी, यानी प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल हो गई थी और द्वितीय मेमोरी भी अवेलेबल हो गई थी। द्वितीय मेमोरी का जो प्रयोग होता है वो चुंबकीय टेप और डिस्क के रूप में इसका प्रयोग करने लगे थे। किसके रूप में? डिस्क के रूप में और चुंबकीय टेप के रूप में सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग होने लग गया था
और प्राइमरी मेमोरी का भी एक ट्रांजिस्टर के आधार पर इस मेमोरी का उपयोग किए जाने लगा था। यानी आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि प्राथमिक मेमोरी का किस डिवाइस के आधार पर यूज होने लगा था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा उसका आंसर आता है ट्रांजिस्टर तकनीकी के आधार पर, यानी प्राइमरी मेमोरी का यूज होने लग गया था। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है यानी द्वितीय मेमोरी, उसका प्रयोग यानी चुंबकीय टेप और डिस्क के आधार पर इनका प्रयोग होने लग गया था। और ये ट्रांजिस्टर उपयोग करने के कारण इन कंप्यूटर का जो आकार होता है वो बहुत छोटा हो गया था और ये अधिक टेम्परेचर को भी सहन करने लायक हो गए थे। सबसे बड़ी इन यानी जो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो समस्या होती है वो कम हो गई थी, क्योंकि ये विश्वसनीय बढ़ने लगे थे और ये आकार छोटा होने के कारण में मेमोरी अच्छी हो गई थी और इनमें आउटपुट और इनपुट युक्तियों का भी प्रयोग ज़्यादा होने लग गया था और इनकी जो लागत मूल्य होते हैं वो भी कम आने लग गई थी। अब उसके द्वितीय पीढ़ी के कुछ उदाहरण वाले कंप्यूटर हैं, जैसे IBM। यहाँ पे IBM 70 वाला एक कंप्यूटर है, IBM 17 सीरीज़ का, और IBM 1600 सीरीज़ वाला, और CDC 3600, ये एक द्वितीय पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर होते हैं। IBM 17 सीरीज़ वाला, IBM 1600, IBM CDC 3600, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किए जाने लग गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये वाला ट्रांजिस्टर है जिनका छोटी छोटी चिपों को बनाकर जो हमारे यानी जो मदरबोर्ड होता है उसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लग गया था द्वितीय पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1964 से लेकर 1975 तक इन पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होने लग गया था, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टरों के स्थान पर एक परिपथ यानी इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग लेने लग गया था। इंटीग्रेट सर्किट का मतलब होता है यानी IC का प्रयोग होने लग गया था। ट्रांजिस्टरों के स्थान पर यानी तीसरी जो पीढ़ी होती है उसमें एकीकृत परिपथ या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी शॉर्ट में बोले तो IC का प्रयोग होने लग गया था। IC एक छोटी सी और आयताकार व चपटाकार का एक छोटा सा डिवाइस होता था जिसमें हजारों ट्रांजिस्टरों को इंक्लूड करके एक इलेक्ट्रॉनिक तत्व के माध्यम से निहित यानी संचालित किया जाता था। और अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप कहीं पे भी लगाने के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी, क्योंकि IC के उपयोग से कंप्यूटर का आकार और छोटा और गति बहुत तेज़ हो गई थी और ये मेमोरी इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ गई थी और इनकी जो लागत होती है उसमें भी कमी आ गई थी। साथ ही और ये IC वाली जो कंप्यूटर होते हैं वो विश्वसनीयता हो गई थी और अधिक इनकी जो मांगे होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इन कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर यूज होने लग गया था और ये आकार में छोटे हो गए थे और इनकी स्पीड जो गति होती है स्पीड वाली वो तेज़ हो गई थी और मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत अधिक बढ़ गई थी और इनकी लागत भी बहुत कम आने लग गई थी। और ये हज़ारों ट्रांजिस्टरों से मिलकर यानी एक IC का निर्माण किया जाता था, जो एक छोटा सा डिवाइस या आकार जो कहीं पे भी हमारे मदरबोर्ड में भी लगाया जा सकता था। इसलिए तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर यानी IC का प्रयोग होने लग गया था, मतलब इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग होने लग गया था। अब तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के उदाहरण हैं, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से IC देख सकते हैं यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को देख सकते हैं। ये हमारी IC है। इन ICओ का प्रयोग यानी कंप्यूटर में होने लग गया था। और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं IBM 360, LCL 1900 और VEX 350, ये IC वाले कंप्यूटर है तीसरी पीढ़ी के जनरेशन वाले, यानी तीसरी जनरेशन के थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें IBM 360, LCL 1900, VEX यानी 1970, ये IC वाले कंप्यूटर का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में होने लग गया था। अब आती है चौथी पीढ़ी।
चौथी पीढ़ी का जो काल होता है वो 1975 से लेकर 1989 तक होता है। इन चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर, यानी जो आईसी वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनका प्रयोग होने लग गया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI जो चौथी पीढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लग गया था, जो 1975 से लेकर 1989 तक। अब इसमें जो सर्किट होता है वो 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जुड़े हुए होते थे, और इन परिपथों को एक माइक्रोचिप कहा जाने लगा। यानी चौथी पीढ़ी में जो आईसी चिप होती है जिसमें लाखों सर्किट को जोड़कर बनाया जाता था, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको एक माइक्रो चिप कहा जाने लगा। चौथी पीढ़ी में माइक्रो चिप का यूज होने लग गया था, और पहला कंप्यूटर जो माइक्रो चिप वाला कंप्यूटर था वो 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा 4400 तैयार किया गया था। मॉडल नंबर यानी 4400। जो माइक्रो चिप 1970 में निर्माण किया गया था, और जो इंटेल एक कॉर्पोरेशन कंपनी थी उसके द्वारा इंटेल 4004 तैयार किया गया था। यह एक सबसे छोटी चिप थी जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। यानी माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, जो माइक्रो चिप होती है उसका निर्माण 1970 में किया गया था, किसके द्वारा, इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा। अब वो मॉडल जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 4004 था, उसको तैयार किया गया था, और वह एक छोटी चिप के माध्यम से जिसमें हजारों जो लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के में जुड़े हुए होते थे उनको एक माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था, यानी माइक्रो चिप कहा जाता था। और ये माइक्रो प्रोसेसर युक्त वाले जो कंप्यूटर है उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था चौथी पीढ़ी में। आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो एग्जाम्पल है उसमें देख सकते हैं, यह एक माइक्रो प्रोसेसर वाली चिप थी आईसी, जिसको 1970 में इंटेल के द्वारा बनाया गया था। इन कंप्यूटर का प्रयोग 1970 यानी 1989 तक, यानी चौथी पीढ़ी में इनका प्रयोग होने लग गया था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग होता है चौथी पीढ़ी में अत्यधिक होने लग गया। और इन कंप्यूटरों का प्रयोग बड़ी बड़ी कक्षाओं की आवश्यकताओं के लिए होने लग गया। टेबल पर रखे जाने लग गए, यानी डेस्कटॉप, यानी जो टेबल पर रखकर भी चलाए जाने लग गए डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं इन पीढ़ियों की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता, कैपेसिटी, मेमोरी और विश्वसनीयता बहुत अधिक हो गई थी, और इन्हीं के आकार में, ये आकार में छोटे होने लग गए थे। यानी जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनसे भी सबसे छोटे आकार में चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो आकार में छोटे होने लग गए थे, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इनका वर्गीकृत यानी आप चौथी पीढ़ी में भी देख सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का जो वर्गीकृत किया जाता था वो चौथी पीढ़ी में किया जाता था, यानी इनका आकार छोटा हो गया था। अब आता है पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर, जो वर्तमान में 1989 से अब तक चल रही जो कंप्यूटर है वो पांचवी पीढ़ी में काउंटिंग होंगी, क्योंकि इसमें तर्क करने, सोचने और समझने, निर्णय लेने की जो बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कंप्यूटर वर्तमान में अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय और अधिक जटिल और विषम परिस्थितियों पर भी कार्य कर सकने में सक्षम होते हैं। जैसे पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें प्रोग्रामिंग की विधियों को भी सरल बनाया गया है, जिसमें जो मानवीय भाषा होती है उसका व्यवहार को समझने लग गए हैं। इनपुट और कमांड दोनों को लिए एक अत्यधिक आसानी हो जाती है, यानी जो हमारे इनपुट और जो हमारे कमांड होते हैं, आदेश होते हैं, उनको आसानी से समझी जाने लगी है। और आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटरों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी जो आजकल के युग में जो हमारे स्मार्टफोन होता है वह एक पांचवी पीढ़ी का ही कंप्यूटर है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया था। जो आप इस
चेस बोर्ड वाले जो एग्जाम्पल चित्र है उसमें देख सकते हैं जो एक मानव रोबोट के द्वारा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का दृश्य दिखाया गया है, जो हमारी एक मशीनी भाषा है जो मानव की भावनाओं को समझ सकता है। अब आती है कंप्यूटर का जो ब्लॉक रेखा चित्र की जो कार्य प्रणाली है, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्क प्रोसेस क्या है। ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं यानी फिजिकली यूनिट से होते हैं। इसके हम 3 भागों को मिलाकर बनाते हैं, एक तो सिस्टम यूनिट, एक इनपुट यूनिट और एक इनपुट आउटपुट यानी आउटपुट यूनिट। जो हमारे जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर के जो फिजिकली भौतिकी जो भाग होते हैं, फिजिकली यूनिट होते हैं, उसमें कंप्यूटर तंत्र यानी मुख्यतः 3 इकाई से बन के होता है। पहला होता है सिस्टम यूनिट। कौन सा होता है? सिस्टम यूनिट। पहला होता है सिस्टम यूनिट। दूसरा यूनिट होता है इनपुट आउटपुट। तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। इन तीनों से मिलकर एक भौतिक रूप से एक कंप्यूटर बना होता है। पहली यूनिट को पढ़ते हैं हम यानी सिस्टम यूनिट क्या होती है। अब सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट का मतलब ये कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहा जाता है यानी CPU कहा जाता है। सिस्टम यूनिट को CPU कहा जाता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इस सिस्टम यूनिट को एक बॉक्स दिया यानी एक बॉक्स होता है जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य डिवाइसें और सर्किट लगे हुए होते हैं, जिसमें एक सर्किट बोर्ड या फिर मदरबोर्ड पर जो इनको इंक्लूड करके रखते हैं यानी जुड़े हुए रखते हैं। और इस प्रकार के जो कंप्यूटर अधिकतम यानी सिस्टम यूनिट पर ही कार्य करते हैं। अब सिस्टम यूनिट में यानी जो हमारी CPU होता है एक बॉक्स में होता है और इसमें अनेक डिवाइसेस अनेक सर्किट जुड़े हुए होते हैं। जिस सर्किट का मतलब यानी एक मदरबोर्ड में जुड़े हुए होते हैं जिसे मुख्य परिपथ या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुख्य परिपथ या मदरबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वो होता है जिसमें हमारी कमांड या हम जिस प्रोग्राम को इंक्लूड यानी जो हमारी प्रोग्राम या सूचनाओं को डालने में कंप्यूटर में डालते हैं, किन के माध्यम से डालते हैं, उनको इनपुट यूनिट कहा जाता है। इनपुट यूनिट में जैसे हमारा आता है टच पैड आता है, कीबोर्ड आता है, माइक आता है। ये सब क्या होते हैं? एक इनपुट यूनिट के रूप में काउंटिंग करता है यानी हम कंप्यूटर में क्या खोज सकें, उनको हमारे आदेश को कंप्यूटर को देना, उनको इनपुट यूनिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको इनपुट यूनिट कहा जाता है। इनपुट यूनिट यानी जिसमें आगम इकाई होती है, इसको इनपुट को आगम इकाई बोला जाता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, ये सब क्या है? एक इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हमारी कमांड को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अब आती है निर्गम इकाई यानी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट के माध्यम से हम जैसे हमने कोई कमांड दी, कंप्यूटर में हमने कुछ खोजा, कोई इन्फॉर्मेशन निकाली, तो कीबोर्ड के माध्यम से हमने उनको इनपुट किया यानी हमारी सूचनाओं को डाला। अब उसको जो हमारे डिस्प्ले पे मॉनिटर की डिस्प्ले माइक से हमने कुछ बोला तो उसको रिकॉर्ड हमारा जो साउंड आता है वो हमारे स्पीकर के माध्यम से आता है। डिस्प्ले यानी जो डिस्प्ले है कंप्यूटर की मॉनिटर की डिस्प्ले पर जो दिखाई देने वाली जो सूक्ष्म डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जैसे ये यानी मानवीय भाषाओं को प्रस्तुत करने वाली जो आउटपुट डिवाइसेस यूनिट होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ये सामान्यतः आउटपुट डिवाइसेस होती है। मॉनिटर यानी जो हमारे कंप्यूटर पे जो सूचनाओं को देने के बाद जो प्रदर्शित करता है स्क्रीन पे, उसको मॉनिटर आउटपुट कहते हैं।
प्रिंटर यानी जो हमारी टाइपिंग, जो पेज तैयार करने के बाद नोट्स को कंप्यूटर में ऑनलाइन टाइपिंग करने के बाद उसको प्रिंट देने के बाद जो हमारी हार्ड कॉपी भी सामने आता है उसको प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे इस चित्र में ऊपर होता हमारा केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी इकाई, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है यानी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को इंक्लूड करके कंट्रोल करता है। कौन सा? अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट किस में होता है? CPU में होते हैं, जो हमारी इनपुट और आउटपुट को दोनों को कंट्रोलिंग करता है। और ये दोनों को कंट्रोलिंग करने के बाद ये वापस हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसमें भेजता है। मेन मेमोरी में भेजने के बाद जैसे हमारी रैम के मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें भेजता है। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हम उसको डाटा को सेव करने के लायक काम आते हैं, जिसको हम बाद में भी यूज ले सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा सेव होता है उसको हम कभी भी यूज ले सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मेमोरी में जो डाटा होता है उसको ओनली जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उस डाटा को हम यूज ले सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद हम फिर से उस डाटा को यूज नहीं ले सकते। CPU की फुल फॉर्म केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट भी माना जाती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहा जाता है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपको एक साधारण भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है एक कंट्रोलर होता है, जिसमें कंप्यूटर को निर्देश देने और निर्देश देने के बाद जो हमारे CPU स्क्रीन पर प्रकट करता है उनको CPU के माध्यम से ही यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से ही मॉनिटर पर दिखा पाता है। क्योंकि जैसे कोई वैल्यू है उसको हमने राइट टाइप करा, उसको वापस हमारी जो स्क्रीन पे दिखाएगा उसको एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से ही दिखा पाएगा हमारा कंप्यूटर, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, हमारे डाटा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोलिंग करने काम आता है। मेमोरी होती है, इनपुट होती है, आउटपुट होता है, डिवाइसेस, ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े होते हैं। जो हमारी जैसे आम भाषा में बोले तो हमारा मस्तिष्क का जो नियंत्रण होता है हमारे शरीर पर कर लेता है, यानी हमारा जो CPU होता है हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारे शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसको कंट्रोलिंग करने का कार्य हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। वैसे ही कंप्यूटर भी जो सभी कंप्यूटर से जो अटैच जो डिवाइस होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य CPU कार्य करता है। और इसी कंप्यूटर को जैसे कोई प्रोग्राम रनिंग कराना, उनको कंट्रोलिंग करना या डाटा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना वो सिर्फ एक CPU के माध्यम से ही किया जाता है, जो हमारी स्क्रीन के माध्यम से प्रकट कर देता है। अब CPU को हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में CPU को बांट सकते हैं। पहला भाग आता है इसकी कंट्रोलिंग इकाई यानी कंट्रोल यूनिट, जिसे CPU कहा जाता है, पहला भाग। दूसरा भाग आता है अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा भाग इसका मेमोरी आती है या संग्रहण यानी स्टोरेज यूनिट आती है। तो हमने CPU को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे अंकगणितीय व तार्किक इकाई भी कहा जाता है। और एक मेमोरी यानी डाटा स्टोरेज के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए मेमोरी का भी डिवाइसेस इसमें बांटा गया है। अब आता है CPU। CPU में जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें एक छोटा सा CPU होता है, और जो अन्य बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें एक से अधिक प्रोसेसर भी होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यानी IC चिप, जिससे हमने तीसरी पीढ़ी की IC पढ़ा था, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। उन कंप्यूटर को कार्य का क्या संचालन यानी संचालित करता है। माइक्रो प्रोसेसर एक आंतरिक संरचना होती है जिसमें CPU, ALU यानी रजिस्टर्स और आंतरिक बस या मतलब इंटरनल बस, इन 3
जुड़े हुए होते हैं। सीपीयू के अंदर क्या क्या जुड़े होते हैं? सीपीयू की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें सीपीयू जुड़ा होता है, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जुड़ा हुआ होता है, यानी जो रजिस्टर होते हैं वो भी इसमें जुड़े होते हैं, और आंतरिक बस, इंटरनल बस, ये सीपीयू के अंदर जुड़े होते हैं, यानी ट्रांजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर लिख रखा है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर होना चाहिए। जो माइक्रो प्रोसेसर का जो कंप्यूटर वो यानी जो आविष्कार किया गया था, इस कंप्यूटर का जो सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार सबसे पहले कई सर्किटों से यानी कई ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है। जो कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो दक्ष होता है वो बहुत अधिक अच्छी बनाता है और कार्य तेज़ी से करने का कार्य करता है। मेमोरी की जो कैपेसिटी या क्षमता और कार्य करने की जो होती है वो फास्ट हो जाती है। यानी ये जो जटिल सर्किट होते हैं उनको सरल बनाने का कार्य करता है, और टेम्परेचर जो उत्पन्न होने वाला जो टेम्परेचर होता है उनको कंट्रोल करने का भी कार्य हमारा माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही किया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर से बने हुए होते हैं, और जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, इनको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आपको माइक्रो प्रोसेसर एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये आप इस चित्र में देख रहे हो माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर इस चित्र में जो छोटी छोटी जो ये चिपें हैं वो एक ट्रांजिस्टर है। क्या एक ट्रांजिस्टर होते हैं? टी फॉर ट्रांजिस्टर होते हैं, और इसी में आईसी इंक्लूड होती है। आईसी किससे जुड़ी होती है? ये सेल्यूलोज यानी जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कब? 1970 में बनाया गया था। और उस जो यानी जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है वो 4004 के नाम से तैयार मॉडल किया गया था, इंटेल 4004, जिसमें लगभग यानी 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर इसकी कैपेसिटी बताई गई थी, जो आधे इंच का बना होता है। यानी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी जो सिलिकॉन धातु से बनाया जाता था। किससे? सिलिकॉन। और ये आयताकार में होता है, इंजन का क्या आयताकार के रूप में होता है, यानी आधे इंच का होता है। पूरा 1 इंच का भी नहीं, आधे इंच का बनाया जाता है। तो यानी कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर जो यूज होने वाला है उसका विकास सन 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इंटेल 4004 के नाम से इस माइक्रो प्रोसेसर को तैयार किया गया था, जिसमें लगभग यानी 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर इसकी कैपेसिटी बताई गई थी, यानी क्षमता बताई गई थी, जो आधे इंच का होता था। और इसमें सिलिकॉन धातु से निर्मित और आयताकार भी होता था। और इसमें एक खोल में यानी जो छोटे छोटे कनेक्टर जुड़े हुए होते थे। क्या होते हैं? कनेक्टर जुड़े हुए होते थे, जिसके कारण इस चिप को जो हमने ऊपर चित्र दिखाया जिसमें छोटे छोटे जो कनेक्टर होते हैं उनको चिप कहते थे। क्या कहते हैं? उनको चिप कहते हैं। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की एक तकनीकी यानी जो टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू डेवलपमेंट किया गया, और इसकी जो कैपेसिटी और स्पीड जो वर्तमान में जो कंप्यूटर होते हैं उनकी गणना के उपलब्ध होने लग गए। यानी वर्तमान में इसी प्रोसेसर के नए नए प्रोसेसर बनाए जाने लगे। अब वो नए नए प्रोसेसर क्या है? अब नए नए प्रोसेसर जैसे प्रोसेसर के इसके जो अप वर्जन होते हैं उनको डेवलपमेंट किए जाने लग गया। जैसे इंटेल पेंटियम, ये एक नया प्रोसेसर बनाया गया, इंटेल पेंटियम 4 कोर ड्यू आई, यानी कोर 2 ड्यू i3, ये एक नया प्रोसेसर आया था। और दूसरा प्रोसेसर होता है i5 MD। ये एक माइक्रो प्रोसेसर कंपनी के द्वारा ही नए नए यानी अप वर्जन माइक्रो प्रोसेसर यानी जो प्रोसेसरों का डेवलपमेंट यानी विकास किया गया था। जैसे इंटेल पेंटियम, कोर 2 ड्यू i3, i5 और MD, इन माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आगे के वीडियो में हम कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे।
यानी सीपीयू की जो कंट्रोलिंग यूनिट होती है उसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।